हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड, क्योंकि कुछ बच्चों कहते हैं कि सर यहाँ पे पेपर का नाम भी डाल दिया करो। देखो, आपके पेपर सेकंड का नाम क्या है, तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो आपके पूरे पेपर का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, तो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी आपके पूरे पेपर का नाम है। अच्छा, आज की हमारी टॉपिक क्या है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चिंतन और चिंतन कौशल को। देखो, मुख्यतः तो आपके एग्जाम में चिंतन कौशल पूछता ही पूछता है, लेकिन चिंतन कौशल को बेसिक से समझने से पहले आपको चिंतन समझना आवश्यक होगा। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी क्लास को बहुत शांति से, बहुत ईमानदारी के साथ और एक साथ पूरी क्लास को देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, ये क्लास किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो देखो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा है। उसके साथ साथ जो भैया आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय है, अभी तो उनका भी सिलेबस सेम ही है, कोई अलग से सिलेबस नहीं डिवाइड हुआ है, तो उनके लिए भी क्लास आपकी मेरे भाई की यूजफुल है। तो आप अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से हो तब भी क्लास को देख सकते हो, आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो और आपके पेपर का नाम शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी है, तब भी आप पूरी क्लास को अच्छे से देख और समझ सकते हो, क्योंकि जो आपका सिलेबस रहता है, कॉन्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आइए चिंतन से हम क्लास को शुरुआत करते हैं। आखिर क्या होती है थिंकिंग। देखो, जानते हम सब चीज़ हैं, बस थोड़ा सा उसे एक तार्किक रूप में मैं क्रमबद्ध कर दूं ताकि चीज़ें आपका और क्लियर हो जाए। ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि भैया चिंतन क्या होता है, तो कहोगे सर जी चिंतन तो वही होता है ना कि हम एग्जाम से पहले एक रात पहले जो कुछ भी मानसिक क्रिया करते हैं, जैसे भी सोचते जो है कि एग्जाम में जाने से पहले हम अपनी प्रवेश पत्र ले लेते हैं, अपनी कॉपी लेंगे, अपना जो कि अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सबको एग्जाम हॉल में लेके जाएंगे। तो वो सब क्या कर रहे हो, अभी एग्जाम हॉल में गए नहीं ना हो, तो उसके पहले जो भी मानसिक क्रिया कर रहे हो वो सब चिंतन के अंतर्गत आएगा। अच्छा, इसे एक पॉइंट ऐसे समझो, देखो जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके सामने कभी न कभी किसी न किसी रूप में समस्या का आना स्वाभाविक है। अगर मान लो हम जीवन जी रहे हैं, आप एक मनुष्य, एक प्राणी हो, तो आपके सामने जीवन में कभी न कभी तो समस्या आएगी ना। तो उस समस्या के समाधान के लिए आप जो भी मानसिक क्रिया करते हो, जो भी आप मानसिक क्रिया करते हो, वो सब चिंतन के अंतर्गत आएगा, वो सब थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इसका व्यवहारिक ज्ञान आप समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसे समझो। देखो, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है। देखो, जो चिंतन है वो एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं आप इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो, चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मान लो आपका कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम है। अब आप रात में आप भैया बिस्तर पे जा रहे हो सोने, तो उसके पहले सोचोगे ना कि हमको सुबह जाना है, तो सुबह हमें अपना प्रवेश पत्र लेना है और हमें 2 पेन लेके जाना है और हमें स्केल लेके जाना है। इस प्रकार से जो भी आप मानसिक क्रिया कर रहे हो, यानी देखो ध्यान सुनना, आपके सामने समस्या ये है कि आपको कल जाना एग्जाम देने, उसके पहले मेरे भाई जो भी आप क्रियाकलाप करोगे, जो भी मानसिक क्रियाएं करोगे, वो सब चिंतन के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान सुनना, जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। अब आपको एग्जाम देने जाना तो एक प्रकार से वो समस्या ही तो है, तो उसके पहले आपको मेरे भाई चिंतन आपका प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके अंत तक चलता है। जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच जाते, आप सोचते रहते हो कि कहीं मैं प्रवेश पत्र तो नहीं भूल गया, कहीं मैं पेन लाना तो नहीं भूल गया ना। जैसे एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो और आपकी सब टेंशन खत्म हो जाती है और आप कॉपी लिखना प्रारंभ कर देते हो। तो यही इस कहने का मतलब है, इस डिफिनेशन में, कि जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई, जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लोगे, जब तक उसको आप हल नहीं कर लोगे, तब तक वो चिंतन बनी रहती है। ये इसके कहने का मतलब है। उम्मीद करते हैं ये हाईलाइट वाले पॉइंट को आप समझोगे। आप कुछ प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक की डिफिनेशन समझ लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएगा। देखो, सबसे पहले महान मनोवैज्ञानिक राव साहब क्या कहते हैं। अच्छा, ये जितने भी आप मनोवैज्ञानिक देखते हो ना, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत महान महान कार्य किए रहते हैं, इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा मैं अदब से लेता हूँ, कहने का मतलब बहुत सम्मान से लेते हैं। तो महान राव साहब क्या कहते हैं चिंतन के बारे में। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है।
ध्यान से सुनिएगा, हम सबको पता है कि चिंतन जो है वो हमारा मानसिक क्रिया है। उसके बाद जो हमारे मन में उथल पुथल चलता है किसी समस्या को लेके, उससे संबंधित ये मानसिक क्रिया है, ये हमारे प्यारे रॉस साहब कहते हैं। अब वैलेंटाइन साहब क्या कहते हैं, वैलेंटाइन डे वाले साहब क्या कहते हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना भैया, अपने सेकेंड सेमेस्टर में 71-70% मान लो लेके आना है, ठीक है। अभी किसी कारणवश आपके रिजल्ट अच्छे नहीं बने हैं, 50% के नीचे हो, वैसे मुझे इतना पता कि जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी से क्लास लिए हैं उन सभी बच्चों का कि 60% से तो ऊपर ही रिजल्ट आया है, किसी का 60% से नीचे नहीं है। और यदि आप अपने मेहनत पे 60% के एबव रिजल्ट ले आए हो तो अपने आप को एक बार थैंक यू बोलो, थैंक यू बनता है। ऐसी ये नहीं कि 70% या 72% लाओ तभी आप कहलाओगे कि स्टूडेंट हो, नहीं। अगर आप 60% लेके आए हो तो भैया आप सेफ जोन में हो, उससे कम हो तो आपको तैयारी और अच्छे से करनी है। चलिए, तो ये बताओ, आपको सेकेंड सेमेस्टर में 60% लाना है, एक उद्देश्य निर्धारित कर लिए हो, तो बताओ उसके लिए आप चिंतन करोगे कि नहीं करोगे। तो यही तो कहते हैं आपके वैलेंटाइन साहब कि मेरे भाई श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होता है। जब तक आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाएगा आप उसके बारे में सोचते रहते हो और विराम गति से प्रवाहित होते रहते हो उसके बारे में कि मेरा 70% या इससे ज्यादा रिजल्ट आ जाए। कहने का मतलब ये है वैलेंटाइन साहब के। उम्मीद करते हैं ये भी डेफिनेशन आप अच्छे से समझे होंगे। अब आइए, हमारे प्यारे रायबर्न साहब क्या कहते हैं कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। अगर हम किसी से हम कुछ इच्छाएं रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया चिंतन उत्पन्न हो जाएगा। तो यही ये कहते हैं कि जो चिंतन होता है वो इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होता है। अभी समझाऊंगा इसे, जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होता है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है, जो इच्छा की संतुष्टि करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहते हैं कि जब भी आपका चिंतन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होता क्यों है, तो किसी भी असंतोष के कारण। ध्यान से सुनिएगा, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मान लो आपके पापा मार्केट से आए और वो आपके पापा मार्केट से आए और भैया वो हाथ में टॉफी लिए हैं, ठीक है। अब हाथ में टॉफी एक है और यहाँ पे 2 बच्चे हैं। अब वो सब चिंतन करना प्रारंभ कर दिए कि भैया टॉफी मुझे मिलेगी, या फिर ये जो सोच रहा है कि पूरी टॉफी मुझे मिल जाए और दूसरा बच्चा सोच रहा है कि पूरी टॉफी मुझे मिल जाए। तो असंतोष के कारण अब पापा क्या किए, आधी आधी टॉफी सबको दे दिया, आधी टॉफी इसको दे दी, आधी टॉफी इसको दे दिए। लेकिन जो पहला लड़कवा है ये क्या करेगा भैया, असंतोष इसमें उत्पन्न हो गया तो वो चिंतन करेगा कि काश मुझे जो है कि पूरी टॉफी मिल गई होती। और इनकी जो बेटी है वो भी यही चीज सोच रही है कि काश पापा मुझे पूरी टॉफी दे दिए होते तो मैं पूरी टॉफी खा लेती। तो कहने का मतलब है कि चिंतन का प्रारंभ कब होता है, तो किसी असंतोष के कारण होता है। ये कहते हैं हमारे कि प्यारे रायबर्न साहब। उसी प्रकार से आप प्रयास एवं त्रुटि करते हो। देखो कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर आप मेरे भाई सफल हो जाते हो तब तो ज्यादा आप चिंतन नहीं करते हो, लेकिन आप असफल हो जाते हो तो उस पर आप चिंतन प्रक्रिया करते हो, सोचते हो, विचारते हो कि कहाँ मुझसे गलती हुई है। तो कहने का मतलब है जब तक आपकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती तब तक आप उस स्थिति में बने रहते हो, चिंतन की स्थिति में बने रहते हो। ये कहते हैं आपके प्यारे रायबर्न साहब। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। चलिए, अब जो हाईलाइट करके लिखा गया है इसको समझ लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसे आप लोग शांति से समझिए। देखिए नोट करके क्या लिखा गया है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पथ है, ज्ञानात्मक रास्ता है। देखो चिंतन हमारे मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पथ है। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर मेरे भाई की संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है, आपके अंदर ज्ञानात्मक पहलू का विकास नहीं हुआ है तो आप ठीक ढंग से चिंतन नहीं कर पाओगे। कहोगे सर जी बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये बताओ, यहाँ पे मान लो ये आप हो, ठीक है, और यहाँ आप हो और यहाँ मान लो आपकी गाय है। तो ये बताओ गाय के अंदर क्या ज्ञानात्मक पहलू का विकास हुआ है, तो कहोगे सर जी नहीं हुआ, इसीलिए गाय वगैरह चिंतन नहीं कर पाते, पशु पक्षी चिंतन नहीं कर पाते, लेकिन मनुष्य चिंतन कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञानात्मक पथ का, ज्ञानात्मक वे का डेवलपमेंट हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं ये नोट पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब अगली पॉइंट समझो,
यह प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित रहती है। कहने का मतलब है यह जो चिंतन प्रक्रिया है वो किसी विशेष उद्देश्य की ओर मेरे भाई चलती रहती है। अब आपको अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, ठीक है, अपने आप को एक पहचान देनी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आप अच्छा बड़े होके कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हो तो अभी से अगर आप चिंतन करना प्रारंभ कर दोगे अपने फ्यूचर के प्रति, तभी तो अच्छे से अच्छा कार्य कर पाओगे। तो कहने का मतलब है यह प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित रहती है। जो चिंतन प्रक्रिया है उसमें एक विशेष उद्देश्य कहीं ना कहीं समाहित रहता है। उम्मीद करते इसे भी आप समझे होंगे। अब अगला पॉइंट समझ लो, इसमें इच्छा तथा असंतोष का महत्व रहता है। अगर ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कह दूं कि भैया आपको रोजाना 100 रुपए मिल रहे हैं और आप निश्चिंत होकर अपना खा पी के मौज मस्ती कर रहे हो, तो ये बताओ क्या आपके अंदर चिंतन उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। तो अगर किसी चीज का अभाव है तभी आप उस चीज में बेहतर कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि आप किसी चीज में बेहतर तभी हो पाओगे जब उस चीज का आपके अंदर अभाव है, उस चीज को आपके अंदर उत्सुकता है। तो कहने का मतलब है चिंतन कौन सी मानसिक प्रक्रिया है? तो चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इच्छा और असंतोष का महत्व होता है। कहने का मतलब है आप किसी चीज के बारे में तभी सोचोगे जब आप उसके प्रति इंटरेस्टेड हो, उसमें आपकी इच्छाएं हैं। और आप किसी चीज के बारे में तब सोचोगे जब उस चीज के प्रति आप असंतोष हो। जैसे ध्यान से सुनना, आप किसी को बोले कि हेलो आप कैसे हो, और आपको 2 थप्पड़ लगा दिया, अब आप उसके बारे में सोचने लगोगे कि भैया मुझे क्यों 2 थप्पड़ मारा। इस प्रकार से आप असंतोष के कारण चिंतन करने लगोगे। तो उम्मीद करते ये भी पॉइंट समझे होंगे। अब देखो थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लो, इच्छा तथा असंतोष मनुष्य को चिंतन करने के लिए विवश करते हैं। वही बात फिर आएगी कि अगर आपको हर चीज सुविधाजनक रूप से मिलने लगे तो आप कभी भी चिंतन या फिर कभी भी चिंतन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। तो इच्छा और असंतोष ही मनुष्य को चिंतन करने के लिए विवश करते हैं, और कुछ खास कर गुजर जाने के लिए भी चिंतन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग थिंकिंग को समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग चिंतन की विशेषताओं को समझते हैं। उम्मीद करते हैं जो द परफेक्ट स्टडी की क्लास चलती है आपको समझ में आती है। देखो कल मैं रात में टेलीग्राम पे एक अपडेट भी डाला था कि कितने बच्चों को द परफेक्ट स्टडी की क्लास समझ में आती है। तो कम से कम ये मान के चलो 70% स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ सर मुझे समझ में आ जाती है, और कुछ बच्चों ने बोला था कि सर अच्छे से समझ में नहीं आती। पर मैं उनसे लास्ट में ये कहूँगा पूरी क्लास को देखा करो, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर छोड़ दिया करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मुझे कौन सी किस पॉइंट पर समझ में ना आए, ताकि मैं अगली क्लास में उसे और बेहतर समझा सकूँ। चलिए, और अपना एक फ्रेंडली जोन तैयार करके द परफेक्ट स्टडी को भी अपना फीडबैक शेयर किया करो, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर किया करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चलिए अब देखो चिंतन की विशेषताएं को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले विशिष्ट गुण, चिंतन की विशेषताएं, चिंतन के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है विशिष्ट गुण। अच्छा ये बताओ चिंतन में अपना एक विशिष्ट गुण कैसे होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखो जो चिंतन होता है ना, हम सबको पता है ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अब ये बताओ, सबसे पहले आप लोग देखते थे कि हमारा जो हम कहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो एक तरीके से जनजात से आते हैं, ठीक है, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि बंदरों से उनका विकास हुआ है। अगर उनके अंदर चिंतन डेवलपमेंट नहीं होता, थिंकिंग डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या बताओ आज हम आधुनिक जीवन में आधुनिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाते? नहीं। तो चिंतन में एक अपना विशिष्ट गुण ये होता है कि हम लोग हमेशा जो कि मेरे भाई सूक्ष्म से विशिष्ट की ओर चलते हैं। कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों से कोई नई नई चीजें आविष्कार कर लेते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग सोचते सोचते आज बताओ दुचक्का चलाने लगे हैं, उसके बाद चक्का चलाने लगे हैं ना, 4 व्हीलर वगैरह। तो क्या है, अपने आप में चिंतन भी एक विशिष्ट गुण है, एक मानसिक प्रक्रिया है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर इसको समझोगे। उसके बाद मानसिक प्रक्रिया, आपके सामने कोई भी समस्या आ गई तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने दिमाग में एनालिसिस करोगे, उस चीज के बारे में सोचोगे, उसे कैसे आप सॉल्व कर पाओगे उसके बारे में सोचते हो। तो भैया चिंतन भी एक मानसिक प्रक्रिया है, ये इसका एक गुण हो गया, एक इसकी विशेषताएं हो गई। थर्ड पॉइंट समझिए, चिंतन किसी वर्तमान या फिर भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। देखिए ये कहने का मतलब अगर इसे आप लोग समझ गए, समझो पूरा चिंतन के कॉन्सेप्ट को समझ गए, चिंतन किसी वर्तमान या फिर भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है।
अगर वर्तमान में कोई चीज़ आपको चाह रही है, कोई चीज़ आपको चाहिए, तो आप उसके प्रति चिंतन करोगे कि नहीं करोगे। भविष्य में अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, मान लो भविष्य में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप बीएड करने के लिए सोचे कि नहीं सोचे, बीएड करने के लिए चिंतन किए कि नहीं किए। तो ये भैया क्या करिए कि वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिंतन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका एक ही विशिष्ट गुण हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम अंधेरा होने पर बिजली का स्विच दबाकर प्रकाश कर लेते हैं और मार्ग पर चलते हुए सामने आने वाली मोटरसाइकिल को देखकर एक और हट जाते हैं। अगर ये बताओ, सामने से यहाँ पे समझो थोड़ा सा इसको एग्जांपल को, अगर देखो यहाँ पे एक रास्ता है और आप बीचों बीच ऐसे ऐसे जा रहे हो, सामने से मेरे भाई एक कोई बहुत बड़ा दुचक्का चालक वो अपना स्पीड में दुचक्का चलाते हुए आ रहा है। अगर आप साइड में नहीं हटोगे, चिंतन नहीं करोगे कि ये आएगा और मुझे दबा देगा, तो बताओ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहोगे सर जी हो जाएगा। तो इसका मतलब आप चिंतन किए और रोड के साइड में हट गए। तो कहने का मतलब देखो यही साफ साफ निकल के आ गया कि चिंतन किसी वर्तमान, अब दुचक्का आ रहा तो वर्तमान ही तो है, और भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है, आपके द्वारा किया गया एक प्रकार से बिहेवियर, एक प्रकार से व्यवहार है। उम्मीद करते थर्ड पॉइंट को भी आप लोग समझे होंगे। अब देखो थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट भी समझ लो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समस्या समाधान। एक महान मनोवैज्ञानिक मर्सले साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे आपको आप बीएड में एडमिशन करा लिए, अब आपको पता नहीं कि बीएड में सिलेबस क्या है और बीएड में क्या क्या पढ़ना है, और आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक क्रिया सर्च कर रही है, आप तरह की चीज़ें सोच रहे हो कि कैसे मैं बीएड का सिलेबस पढ़ूंगा, एग्जाम में कैसे लिखूंगा। तो उसी समय आप मेरे भाई थिंकिंग करने लगे और उसी समय द परफेक्ट स्टडी आपको दिख गया और आप द परफेक्ट स्टडी से जुड़ के पढ़ने लगे। यही आपके मार्शल साहब कहते हैं कि चिंतन उस समय आरंभ होता है जब आपके समक्ष, आपके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है। आपके सामने समस्या ये आ गई ना कि अब मैं बीएड की क्लास कैसे लूंगा, मैं तो क्लास भी नहीं करता, मैं तो क्लास भी नहीं करती, रेगुलर क्लास भी नहीं जाती या फिर जाता, तब आपके सामने द परफेक्ट स्टडी आया और आप उससे पढ़ना प्रारंभ कर दिए। तो बस वही बात होगी कि चिंतन उस समय आरंभ होता है जब आपके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है। तो इसके भी एक विशेषता यह है कि समस्या समाधान। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझोगे। अनेक विकल्प, इसको समझिए, देखो अनेक विकल्प, आपके सामने कोई एक समस्या आ गई, आप उसको कई तरीके से उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हो, और यही मेरे भाई होता है अनेक विकल्प। उम्मीद करते हैं इसे भी समझोगे, इसकी भी एक विशेषता है। जैसे आपको ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और आपको यहाँ जाना है और एक रास्ता यहाँ से भी गया है। तो आप बताओ, अगर यहाँ से मान लो आप आ रहे हो, यहाँ से आप आए और यहाँ गए और देखे कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, और आप रिटर्न आके फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो कहने का मतलब है अनेक विकल्प, आप जब चिंतन करोगे तो आपके अनेक विकल्प खुल जाएंगे, अनेक रास्ते खुल जाएंगे। इस प्रकार से इसकी एक विशेषता ये भी हो गई। अब देखो 6 पॉइंट समझ लो, इसकी विशेषता में ये भी इंपॉर्टेंट है, समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। देखो हम सब जानते हैं, अगर किसी चीज के बारे में समस्या उत्पन्न हो गई है तो तब समस्या तब तक नहीं, चिंतन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक आप समस्या का समाधान ना निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपके सामने अगर कोई चिंतन उत्पन्न हो गया, कोई किसी कारणवश चिंतन उत्पन्न हो गया, आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे तो तब तक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस चलता रहेगा, और इसकी एक विशेषता है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए अब चिंतन के हम लोग प्रकार को समझेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा चिंतन को एक बार और बताना चाहूँगा ताकि आप चिंतन से खुद को रिलेट कर पाओ। आखिर चिंतन होता क्या है, तो एक शब्दों में कहें तो चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने पर चिंतन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसे सॉल्व करने के लिए। यानी कि कोई भी समस्या आपके प्रत्यक्ष आपके सामने आ गई तो उसे आप सॉल्व करने के लिए जो भी मानसिक क्रिया करते हो उसे चिंतन का नाम दिया जाता है, उसे थिंकिंग का नाम दिया जाता है। अभी हम लोग चिंतन कौशल पे भी चलेंगे, पहले थोड़ा सा चिंतन को समझ लीजिए। उम्मीद कहते इतना आप लोग समझे होंगे, इसकी विशेषताओं को भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, चिंतन के प्रकार को समझते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि परसेप्चुअल थिंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या होता है, कहने का मतलब है इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक मम्मी जी है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। देखो इसको ऐसे समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। चिंतन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार कौन सा है, परसेप्चुअल यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखो इस चिंतन का संबंध
पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं पर होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर, दो बार और बोलो, पूर्व अनुभव के आधार पर। देखो अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस बच्ची को अगर ये बता दिया जाए कि मम्मी मार्केट गई हैं और मार्केट से आने के बाद बेटा आपको गिफ्ट लाएंगी। देखो एक बार मम्मी क्या हुआ कि मार्केट गई और मार्केट से जब आई तो अपने बेटी के लिए गिफ्ट लेके आई, और दोबारा जो है कि मम्मी मार्केट गई और बच्ची जैसे ही मम्मी को देखी और चिंतन करना प्रारंभ कर दी कि मम्मी अब की बार भी गिफ्ट लाई है। कहने का मतलब है इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं पर होता है। जो हमें गिफ्ट आने वाला है उसके बारे में हम सोचेंगे मम्मी को देखते ही। उम्मीद करते हैं तथ्यात्मक चिंतन को आप लोग समझे होंगे। अब इसका एग्जाम्पल एक और यहाँ पे थोड़ा समझ लो। जैसे देखो माता पिता के बाजार से लौटने पर यदि बालक उसने काफी दिनों तक टॉफी मिलती जाती है। जैसे मम्मी पापा मार्केट से आए या फिर पापा मार्केट से आए, जॉब से आए, तो आपको टॉफी दे दिए, तो जब भी वे बाजार से लौटते हैं तब टॉफी का विचार उसके मस्तिष्क में आ जाता है और वो दौड़ता हुआ उनके पास जाता है। तो यह किस प्रकार का चिंतन है? तो यह प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, परसेप्चुअल थिंकिंग है, और यह निम्न स्तर का चिंतन है। जैसे देखो यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखा गया है, यह विशेष रूप में पशुओं और बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कोई भी भाषा वगैरह का कुछ भी हम बोल के नहीं सुनते, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। देखो अच्छा ये चिंतन पशुओं में कैसे पाया जाता है? अब एक तो एग्जाम्पल दूंगा। देखो सबसे पहले हम सबके गाँव में या फिर हम सबके घर में गाय वगैरह होती है ना, तो गाय वगैरह को जो भी चारा खिलाते हैं, जो भी लहना वगैरह डालते हैं, भूसा वगैरह डालते हैं, तो वो क्या होता है, तो जब भी उनको देखेंगे वो बोलने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो मेरे भाई अपने पूर्व के अनुभव पर उनको पता है कि ये व्यक्ति ही मुझे की भोजन देगा, यही मुझे चारा देगा। तो ये प्रथात्मक चिंतन है कि मेरे भाई पूर्व के अनुभव पर वर्तमान की स्थितियों से खुद को जोड़ लेते हैं। ये निम्न प्रकार की थिंकिंग है। उम्मीद करते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देखो यहाँ पे इसको पता है कि मम्मी जब मार्केट से आती है तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आती हैं, तो इस बार भी जब मम्मी को देखेगी तो उसके दिमाग में मेरे भाई एक प्रक्रिया चलने लगेगी कि मम्मी इस बार भी गिफ्ट लेके आई हैं। उम्मीद करते हैं इस चिंतन को आप लोग समझे होंगे। अब आइए हम लोग सेकंड चिंतन पे चलते हैं, और ये चिंतन का नाम है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है ना मेरे भाई, वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है। अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करता है इसे समझो। देखो इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। देखो भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है, कहने का मतलब है अगर उसके सामने हाई देखो एक तो छोटा सा खिलौना दिखा दोगे ना, तो जब भी बालक के सामने एक छोटा सा खिलौना आएगा वो देख के चिल्ला देगा, वो देख के मेरे भाई सोचने लगेगा अच्छा ये तो खिलौना है, ये तो गाड़ी है, ये हेलीकॉप्टर है। कहने का मतलब है वो एक बार जब किसी चीज को देखता है फिर पुनः वह उस चीज को देखता है तो उसके बारे में वो सोचने लगता है। कहने का मतलब है जो फर्स्ट टाइम जो चीज को देखता है उसके दिमाग में वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, एक चीज उसके एक प्रतीक डेवलप हो जाता है, ये कहने का मतलब है। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझे होंगे। देखो यहाँ पे बच्चे ने देख लिया खिलौना है, फिर जब भी उसके सामने खिलौना आएगा वो पहचान लेगा, एक तरीके से अपने दिमाग में प्रत्यय डेवलप कर लेता है। उम्मीद करते इसे भी समझोगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लो देख के। देखो कुत्ते को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का निर्माण तो कर लेता है, और जब भविष्य में वो कुत्ते को फिर देखता है तब उसकी ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह कुत्ता है। मान लो एक बालक है, यहाँ पे एक डॉगी देख लिया है, यहाँ पे मान लो ये मान लो एक चिड़िया बन गई, पर यहाँ पे मान लो एक डॉगी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लो टॉमी जी हैं, और टॉमी जी को देख के कोई एक बालक क्या है उसको जान गया कि भैया ये इसका डॉग है, इसका नाम टॉमी है, और फिर जब भी वो किसी भी डॉग को देखेगा तो तुरंत बता देगा कि भैया ये डॉग है, इसके 4 पैर है, इसकी 1 पूंछ है। उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझे होंगे, प्रत्यात्मक चिंतन को यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए अगले पे चलते हैं। अच्छा देखो इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जब भी कुत्ते को बुलाएगा, डॉग को बुलाएगा तो नाम लेके ही तो बुलाएगा, भाषा का ही तो प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहिएगा। अब जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है थिंकिंग, वो है कल्पनात्मक थिंकिंग, यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या होती है इसे भी समझो। देखो इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। देखो ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है जब आप कल्पनात्मक चिंतन क्यों करते हो, सबसे पहले तो किसी भी नई चीज का निर्माण करने के लिए आपको कल्पना करना जरूरी है। सबसे पहले नई चीज का निर्माण करने के लिए आपको चिंतन करना जरूरी है, और चिंतन में कौन सी चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है कल्पनात्मक चिंतन। सबसे पहले आप लोग मेरे भाई जो भी आपके पूर्व अनुभव हैं उन पे आधारित, उनसे रिलेट करते हुए कोई नई चीज बना देते हो। जैसे आपको मान लो कि आप मैथ के कोई क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप उनके
बेस पे कोई नए फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर दिए तो वो कल्पनात्मक चिंतन हो गया। उम्मीद करते देखो कल्पनात्मक चिंतन में हम ये जानते हैं कि हमारा जो भी पूर्व में अनुभव है उनसे मिलाकर हम कोई नई चीज वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो ये हमारा कल्पनात्मक चिंतन है। देखो ये प्यारी सी बच्ची है और ये मेरे भाई कल्पना में बिजी है और ये किसी भी नए चीज का या फिर किसी साइंटिफिक की रूल का ये प्रतिपादन कर सकती है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी समझो, माता पिता से रिलेट करते हुए भी इसको मैं मेंशन किया हूँ। देखो जैसे माता पिता जब बाजार से मेरे भाई जाते हैं या फिर बाजार से लौटते तब बालक चिंतन करता है या फिर चिंतन में कल्पना चिंतन करता है कि वह वहां से लौटने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे। तो इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता, बस वो मेरे भाई एक प्रकार से वो चिंतन करते हैं, एक प्रकार से वो इमेजिन करते हैं कि जब भी हमारे मम्मी पापा मार्केट से लौट के आएंगे तो हमारे लिए टॉफी लेके आएंगे, और ये मेरे भाई कल्पनात्मक चिंतन हो गया। उम्मीद करते इसे भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा तार्किक चिंतन समझ लो। देखो तार्किक चिंतन एक प्रकार का उच्च प्रकार का चिंतन है, और सबसे निम्न प्रकार का चिंतन कौन है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर मैं बता ही देता हूं। तो सबसे निम्न प्रकार का जो चिंतन होता है वो होता है मेरे भाई प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो हम देख के या फिर जो हमारे सामने जब आता है उस प्रकार के हम चिंतन को करते हैं, तो वो निम्न स्तर का चिंतन कहलाता है, जो पशु पक्षियों में या फिर छोटे बालकों में होता है। और तार्किक चिंतन क्या होता है, ये बड़े लोगों में होता है। कहने का मतलब है ये एडोलसेंस में होता है, किशोरावस्था में ये इसकी शुरुआत हो जाती है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। अभी आपको पता, देखो यहाँ पे दो तराजू हैं, तो इसको आपको मान लो एक तराजू थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे मान लो इसका वजन ज्यादा है और इसको आपको बराबर करना है, तो आपको पता है इसमें भी सेम वेट का हम मेरे भाई की बटखरा या फिर किलोग्राम रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी समस्या के समाधान में हम किस चिंतन का प्रयोग करते हैं, तो वो तार्किक चिंतन का, लॉजिक थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब देखो एक महान मेरे भाई मनोवैज्ञानिक जॉन डूवी, इसको क्या कहते हैं, ये विचारात्मक चिंतन है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की संज्ञा दी किसी तार्किक चिंतन को। उम्मीद करते इसे समझे होंगे। अब चिंतन के कुछ सोपान समझ लीजिए, इसके कुछ स्टेप समझ लीजिए, ठीक है, इसके कुछ पद को समझ लीजिए। अच्छा, सोपान को स्टेप पद कहते हैं ना, सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ के आगे गए हैं, तो यानी वो सोपान दर सोपान, वो स्टेप बाई स्टेप, वो पद बाई पद आगे गए हैं। तो कहने का मतलब है सोपान का मतलब होता है स्टेप पद, जो भी आप कह लो अपने लैंग्वेज में। तो चिंतन के कौन कौन से सोपान होते हैं, सबसे पहले आप समस्या का आकलन करते हो। जब चिंतन प्रारंभ होता है तो आपके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, सबसे पहले आप उन समस्याओं का असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो। एक तरीके से ये मेरे भाई फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद संबंधित तथ्यों का संकलन करते हो। जब आप आकलन कर लिए और उस समस्या से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनको आप कलेक्ट करते हो, एक जगह उन डाटा को कलेक्ट करते हो, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद जब सभी डाटा को आप सेलेक्ट कर लिए, कलेक्ट कर लिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो और फिर उसी निष्कर्षों का आप लोग परीक्षण करते हो, निरीक्षण करते हो, कंक्लूजन करके आप मेरे भाई चिंतन को कंप्लीट कर लोगे। चिंतन के प्रोसेस को कंप्लीट करके आप समस्या को समाधान कर लोगे। उम्मीद करते हैं इसके सोपान को भी समझोगे। फर्स्ट में आप समस्या का आकलन करते हो, सेकंड में संबंधित तथ्यों का संकलन करते हो, थर्ड में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो उस संकलन के माध्यम से, और फोर्थ में क्या करते हो, उस संकलन के माध्यम से हम लोग निरीक्षण या फिर परीक्षण करके उसकी पुष्टि कर देते हैं, उस समस्या को सॉल्व कर देते हैं। अभी मैं चिंतन का लास्ट में निष्कर्ष भी बताऊंगा एक दो शब्दों में, ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो। देखिए, अगर आप लोग सीटेट वगैरह की क्लास लेते, ठीक है, केवीएस वगैरह की अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होते, तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग खत्म है। अब आपको जितना भी पढ़ना पढ़ लिए, लेकिन आप पढ़ किस लिए रहो, मेन आपका फोकस अभी किस पे है, तो वो है बीएड के लिए, क्योंकि आपको बीएड में लिखना है। तो बीएड में थिंकिंग के बारे में तो पूछ लेगा, उसके साथ साथ बीएड में ये भी पूछ लेगा कि चिंतन के विकास के उपाय बताइए। तो कुछ बच्चे क्या होता है कि वो कमेंट करते हैं या फिर मैसेज भी पर्सनली करते हैं कि सर अपने आप लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे देते हो, बहुत ज़्यादा क्लास को लंबी कर देते हो पढ़ा के। देखो मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा एक अलग रूल ये है कि मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो मेरा पर्पज ये रहता है कि मैं कोई एक भी ऐसी पॉइंट मिस ना करूं जिससे बच्चों को नुकसान हो जाए। तो मैं सारी पॉइंटों को इंक्लूड करता हूं, इसकी वजह से थोड़ा सा कंटेंट लंबा हो जाता है। जो बच्चे क्लास को अच्छे समझते हैं, जो थोड़ा सा कहते करने का मतलब समझदार है, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको पता है कि हाँ क्लास क्यों लंबी होती है, क्योंकि सर कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहते। अगर मैं यहाँ पे सोपान को कट भी कर देता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बताओ कि क्या मैं खुद से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता? नहीं मिलता। मुझे लगता कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, पर आपको पता भी नहीं चलता। कुछ बच्चे जानते पर वो अपनी तैयारी कर लेते, लेकिन मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ। इसकी वजह से जो क्लास का कॉन्टेंट भी, जो क्लास का जितने भी विषय वस्तुएं रहती हैं, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाती हैं, क्योंकि आप इसलिए ताकि आपका कोई कॉन्टेंट न छूटे। ये मेरा पर्पज रहता है और मैं इसे हमेशा फॉलो करूँगा, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ, हमेशा अपना पूरा 100% कॉन्टेंट
कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। इसलिए थोड़ा सी क्लास लंबी हो जाती है, तो आप लोग मैनेज कर लिया करो। और क्लास लंबी होने के देखो, ये कोई कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है कि यहाँ पे आपको बस जल्दी जल्दी कॉमेडी करके ख़त्म करो, नहीं। अगर क्लास लंबी हो रही, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही, और जिसको नहीं पढ़ना उसको अगर 5 मिनट की भी क्लास दोगे तब वो 2.5 मिनट देख के स्किप कर देगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को जिसको पढ़ना, अगर आप करेक्ट उसको 2 घंटे की क्लास दोगे तब भी वो अपना खाली समय निकाल के पूरी क्लास को पढ़ेगा। तो बस मुझे उन बच्चों से मतलब है जो पढ़ने वाले हैं, जो दिल से लगे पढ़े हैं, जब भी उनको टाइम मिल रही है, चाहे वो जॉब करके फ्री हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे की गुजरात वगैरह से भी जुड़े हैं, कुछ बच्चे जॉब करते हुए पश्चिम बंगाल में भी हैं, वो भी कहते हैं सर आपकी क्लास से ही हम पढ़ते हैं ताकि जॉब करते करते हमारा बीएड हो जाए और फिर हम टीचिंग वगैरह के लिए जा सकें। तो उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रेगुलर क्लास कर पाएँ या फिर मेरे भाई कहीं रूम लेके पढ़ सकें, तो वो द परफेक्ट स्टडी से जुड़े हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको कोई कंटेंट मिस ना हो, तो इसलिए मैं कंटेंट को ज़्यादा रखने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब आइए हम लोग चिंतन के विकास के उपाय समझते हैं। अच्छा, जो बच्चे चिंतन को समझना चाहते हैं तो चिंतन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चिंतन के एक्स्ट्रा पॉइंट को समझना चाहते हैं। तो अगर आप क्लास को अभी स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, वरना अगर बीएड वगैरह के लिए पढ़ लो तो आगे भी पढ़ो, ताकि ये आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प होगी, मैं पहले ही बता दूँ। अब देखो, चिंतन के विकास के उपाय समझते हैं कि हम लोग थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी विधि, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले कि ये एक शिक्षक कैसे चिंतन को डेवलप करेगा, इसके पर्सपेक्टिव में हम लोग समझेंगे। देखो, भाषा चिंतन के माध्यम से अभिव्यक्ति का आधारशिला है। देखो ध्यान से सुनिए, जो हमारी लैंग्वेज है वो चिंतन के माध्यम से हमारे एप्टीट्यूड, हमारे एटीट्यूड, हमारी अभिव्यक्ति का आधारशिला है। अतः शिक्षक को बालक के भाषा ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। अगर भाषा का लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी विषय वस्तु के बारे में चिंतन कर पाएगा। तो एक अध्यापक को अपने क्लास में स्टूडेंट के भैया ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए, और लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तो अब मेरे भाई की सामान्य सी बात है कि चिंतन तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आइए अब सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ठीक है, ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। आपके गांव में, आपके घर में, आपके मेरे भाई की आपके घर में मान लो एक ठो गाय है, एक ठो बकरी है, जो भी है, ये बताओ क्या वो चिंतन करेगी? नहीं करेगी। आप बताओ, उसके सामने छोटा सा बच्चा जाएगा, क्या वो सोचेगी कि उसको मारे या ना मारे? अगर गाय मर कही है, बकरी वगैरह मर कही है, तो वो उसको पटक देगी बच्चे को। लेकिन अगर एक इंसान कितना भी गुस्सैल है, लेकिन वो बताओ कि क्या वो किसी बच्चे को पीटेगा? नहीं पीटेगा। अगर वो बहुत ज्यादा दुष्ट है तभी वो बच्चे को पीट सकता है, वरना छोटे बच्चे को कोई नहीं पीटेगा। तो मेरे भाई, अगर आपके अंदर ज्ञान है तभी आप चिंतन कर सकते हो। तो ज्ञान जो होता है वो चिंतन का मुख्य स्तंभ होता है। उम्मीद करते हैं सेकंड पॉइंट भी समझोगे। अतः शिक्षकों को बालक के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। जब बालक के अंतर्गत आप ज्ञान का मेरे भाई डेवलपमेंट करोगे, ज्ञान का एक्सपेंशन करोगे, तब धीरे धीरे बालक का चिंतन भी मेरे भाई डेवलप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सेकंड पॉइंट भी आप समझे होंगे। और थर्ड पॉइंट समझ लीजिए। देखिए, एक तरीके से आप मेरे भाई चिंतन की विशेषता को समझ रहे हैं, इसके गुण को समझ रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। अब देखो, तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं। देखो ध्यान सुनिएगा, जो तर्क हो गए, वाद विवाद हो गए, समस्या समाधान हो गए, चिंतन शक्ति का प्रयोग करने के अवसर देते हैं। अतः शिक्षकों को बालक को इन बातों के लिए अवसर देना चाहिए। क्लास में आप तर्क कराओ, क्लास में आप वाद विवाद कराओ, क्लास में समस्या समाधान पे जोर दो, ताकि बालक के अंदर थिंकिंग डेवलपमेंट हो, सोचने की शक्ति का विकास हो। एक तरीके से चिंतन इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा। अभी आपको एक शिक्षण विधि बची, उसमें वाद विवाद को पढ़ाऊंगा, तो अभी ये शिक्षण विधि बची है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं थर्ड पॉइंट भी समझे होंगे। देखो, इसमें कम से कम 8-10 पॉइंट तो लिया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तो इसीलिए थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। कहोगे सर जी बात तो सही है, लेकिन इसको आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात लग रही है। उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। भैया 15 अगस्त क्लास में जब हम मनाते थे, 11-12 वाली क्लास अपनी याद करो, तो अध्यापक कह देते थे कि तुम ऐसा करना, घर से चना मृत लेके आना, तुम ऐसा करना, घर से गुड़ लेके आना, तुम केला का पत्ता लेके आना, तुम कुछ और लेके आना, तुम बतासा लेके आना, तुम फूल लेके आना। तो कहने का मतलब है, अगर अध्यापक साहब हमें उत्तरदायित्व दे दिए, किसी काम के लिए मेरे भाई कह दिए, तो क्या होगा? हम उस कार्य के प्रति बताओ चिंतन करने लगेंगे कि नहीं? तो भैया उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है, चिंतन को बढ़ावा करता है। अच्छा,
चिंतन की कुछ डिमेरिट भी हैं। अगर ज़्यादा बच्चे चिंतन करने लगेंगे तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन हर अगर कोई चीज़ की मेरे भाई डिमेरिट है तो उसकी कुछ मेरिट भी हैं। तो हमें मुख्यतः मेरिट को जानना है इसमें, क्योंकि एक बच्चे को डिमेरिट यहाँ पे नहीं बताना, अभी उसको हमको मेरिट उसको डेवलप करना है। तो इस प्रकार से इसे भी जानते रहो। तो जो उत्तरदायित्व होता है चिंतन को प्रोत्साहित करता है। उसको कोई काम आप सौंप दोगे तो उसके प्रति वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे चिंतन स्किल डेवलप होगी। अतः शिक्षकों को बालक को उत्तरदायित्व के लिए कार्य सौंपने चाहिए। इसीलिए हम 15 अगस्त वगैरह में क्लास जो कि अध्यापक साहब होते थे हमें वर्क देते थे, हमें बतासा बांटने के लिए दे देते थे वगैरह वगैरह। तो इसलिए ताकि हमारा थिंकिंग डेवलपमेंट हो सके। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप लोग समझे होंगे। अब 5th पॉइंट को समझ लीजिए। रुचि और जिज्ञासा चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। रुचि और जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, इंटरेस्ट, आप उस चीज के बारे में कितने इंटरेस्टिंग हो, तो मेरे भाई वो चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आप ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक यहाँ पे एक मान लो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और उसमें ये बताता हूँ कि ये बताओ कि सीटेट का सिलेबस क्या क्या है, सीटेट में आपको प्राइमरी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप बीएड किए ही नहीं हो, आपको सीटेट में रुचि है ही नहीं, तो क्या आप उस वीडियो को देखोगे? नहीं देखोगे। तो भैया चिंतन के लिए रुचि भी इंपॉर्टेंट है और जिज्ञासा भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझेंगे। अतः शिक्षक को बालकों की इन प्रवृत्तियों को जागृत रखना चाहिए, उनके अंदर किसी विषय वस्तु के लिए रुचि पैदा करना चाहिए, किसी विषय वस्तु के लिए जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। देखो, उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप लोग समझे होंगे। आप थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझ लीजिए। प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन की शक्तिशाली बनाते हैं। जो हमारे प्रयोग होते हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमारे निरीक्षण होते हैं, वो चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। अतः शिक्षक को बालक के लिए इनसे संबंधित वस्तुएं जुटानी चाहिए। बालक तरह तरह के प्रयोग कर सके, जो भी आप साइंस वगैरह में प्रयोग कर सके, उनके अनुभव को महत्व देना चाहिए, उनके निरीक्षण को महत्व देना चाहिए, जिनसे उनको चिंतन स्किल डेवलप हो सके। और ये कौन कर सकता है? आपके प्यारे अध्यापक साहब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझे होंगे। अब देखो, शिक्षक को अपने अध्यापन के समय बालक से विचारात्मक प्रश्न पूछकर उनकी चिंतन योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। अब अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, पीछे कोनो बालक ऐसे झपकी ले रहा है, सो रहा है, तो अध्यापक अचानक प्रश्न पूछ दिए जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये बताओ कि भैया बालक एक्टिव हो जाए कि नहीं हो जाएगा, कि हो जाएगा? चिंतन करने पे विवश हो जाए कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अभी देखो, मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे कि मान लो ऐसे सो रहे हैं, तो बताओ कि वो, अगर मैं आपसे उनसे प्रश्न पूछ दूं तो ये बताओ कि वो एक्टिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कहोगे सर जी हो जाएंगे। तो मैं भी चलो आपसे एक प्रश्न पूछ दे रहा हूं कि ये बताओ कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी आप एक्टिव हो गए, आपको पता चल गया कि भैया सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है। आप एक्टिव हो गए कि हो नहीं? अभी मैं आपको ये पूछ दूं कि मेरे भाई की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है, किसने इसको प्रतिपादन किया था? देखो, तो आप किसको बताओगे? तो कहोगे सर जी जीन पियाजे साहब हो गए। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कहोगे लेव वाइगोस्की साहब हो गए। तो ये बताओ आप एक्टिव हो गए कि नहीं हो गए? तो इस प्रकार से अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिससे उनके चिंतन स्किल का डेवलपमेंट हो। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलो, शिक्षक को प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनके उत्तर बालक भली भांति विचार करने के बाद ही दे सके। ऐसा नहीं प्रश्न पूछना चाहना कि स्टूडेंट देखते उसका उत्तर दे दे। थोड़ा सा वो लॉजिक लगाए, थोड़ा सा वो तर्क लगाए, इस प्रकार से उसका उत्तर दे, तब उसका मेरे भाई थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाएगा, चिंतन स्किल का डेवलपमेंट होगा। अब देखो 10 पॉइंट को समझ लो। शिक्षक को बालकों की निष्क्रिय रटन की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। अब ये बताओ कि अगर हम, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चिंतन स्किल बालक में डेवलपमेंट कर दिए, स्टूडेंट में डेवलपमेंट कर दिए, छात्राएं में डेवलपमेंट कर दिए, तो कभी भी वो रटने पे जोर देगा ही नहीं देगा। अब मैं अपने क्लास में तरह तरह के एग्जाम्पल्स देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ना, ताकि आप चीज़ों को रटो मत। अब मैं नैतिक विकास फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, तो नैतिक विकास को मैं फिर सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक रूप नहीं बताया था, मैं उसको ये भी बताता था कि क्लास में मान लो यहाँ पे 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक बालक वहाँ जाके अचानक गाना बजा के नाचने लगा, डीजे बजा के, तो बताओ उसका नैतिक विकास हुआ नहीं है? तो एग्जाम्पल दे दे के अगर बच्चों को सिखाओगे तो रटन की आदत नहीं पड़ेगी और वो अपने भविष्य में अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं इसे भी समझोगे। अब मैं थोड़ा सा भैया पानी पीता हूं और पानी पीने के बाद हम लोग थिंकिंग स्किल को समझेंगे। अब थोड़ा सा आप भी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और लाइक वाइक कर दो अगर समझ में आए तो। हाँ,
चिंतन स्किल क्या होती है। अब यहाँ पे पहले एक चीज़ बताऊँ, देखो चिंतन स्किल समझने से पहले आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर में चिंतन स्किल पूछता है, उसके पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, तब चिंतन स्किल पे चलेंगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, देखो चिंतन कौशल तो चिंतन स्किल तो इम्पॉर्टेंट है, थिंकिंग स्किल तो इम्पॉर्टेंट है, चिंतन कौशल। लेकिन ये बताओ, अगर एक बालक के अंदर अगर हम थिंकिंग का विकास नहीं करेंगे तो क्या बताओ मेरे भाई थिंकिंग स्किल का डेवलपमेंट होगा? कहोगे सर जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसको सर जी एग्जाम्पल दो। तो लो भैया एग्जाम्पल ले लो। अगर बालक को 1 2 3 गिनती का पहचान नहीं कराएंगे तो क्या वो कबो पहाड़ा याद कर पाएगा, पहाड़ा लिख पाएगा? हम कहेंगे कि बच्चे आप 2 का पहाड़ा लिखो, 2 का टेबल लिखो, तो लड़का कहेगा सर जी 2 का टेबल ई का होता है। अगर हम उसको बताए रहेंगे कि बच्चे ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 6 होता है, ये 8 होता है, तब है ना लड़कवा लिख पाएगा कि भैया 2 का टेबल सर बोले हैं तो तड़ातड़ लिखेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10। तो इसी प्रकार हम चिंतन कौशल को तब न समझेंगे जब हमें चिंतन के बारे में जानकारी रहेगी। इसीलिए मैं चिंतन को इतना डीप में बताया हूं ताकि आप अब चिंतन कौशल को समझ सको। उम्मीद करते हैं अब मेरी बातों को आप सार्थक वे में जोड़ पा रहे हो क्रम से। चलिए आइए, इन सब चीज़ों को तो मैं बता ही दिया हूँ, और ये मेरे भाई तार्किक चिंतन, अभी इस पे हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष निकालेंगे, रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसे भी समझ लो, ये आपका है थिंकिंग स्किल। आ जाओ, थिंकिंग स्किल क्या होती है अब इसे समझते हैं। हम तो जान गए थिंकिंग क्या होता है, किसी समस्या के आने पर उसके समाधान के बारे में हम जो भी मानसिक प्रक्रिया करते हैं, मानसिक क्रिया करते हैं, वो सब थिंकिंग के अंतर्गत आता है। तो थिंकिंग स्किल क्या होती है इसी से रिलेट करते हो, इसे भी समझ लो। देखो, तो चिंतन कौशल सूचनाओं को प्रोसेस करने, कनेक्शन बनाने, निर्णय लेने, नए विचारों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानसिक गतिविधि है। अब ऐसे समझो, देखो सबसे पहले कोई सूचना हमारे पास आ गई, जैसे अगर आपके सामने कोई ये बोल दिया कि भैया द परफेक्ट स्टडी पे मत पढ़ो, वहाँ पे क्लासेज अच्छी नहीं चलती, तब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। हम सबसे पहले इस सूचना को प्रोसेस करेंगे कि क्या ये बात सही है। तो इस बात की जानकारी कहाँ मिलेगी? द परफेक्ट स्टडी पे आओगे और आप 1 2 क्लास देखोगे। अगर आपको समझ में आई तो आपको लगेगा अरे वो तो गलत इंफॉर्मेशन देके चला गया, यहाँ पे क्लासेस तो समझ में आती हैं। तो सबसे पहले आप सूचनाओं को प्रोसेस करते हो, आपको सही गलत का पता चलता है, किसी की बातों में नहीं आओगे। ठीक है, अगर कोई कह के चला भी गया कि द परफेक्ट स्टडी पे मत पढ़ो, तो ये नहीं कि आप उसकी बातों को सुन के बिलीव कर लोगे, नहीं, आप आके यहाँ पे 1 2 क्लास देखोगे, आप प्रोसेस करोगे, फिर आप निर्णय लोगे कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। किसी की बातों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कनेक्शन बनाने में, जैसे कनेक्शन बनाने का मतलब देखो ऐसे समझ लो, इसको कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे मान लो एक गर्ल्स है या फिर बॉयज है, या फिर मान लो यहाँ पे देखो कोई गर्ल्स एक बॉयज है। अब ये मान लो गए इनको प्रपोज करने, अब उसके पहले इनके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं, कहीं मैं उनको भैया प्रपोज करने गया, कहीं वो अपना सैंडल निकालने, कहीं वो थप्पड़ ना मार दे, कहीं वो मुझे दौड़ा न ले पीटने के लिए। तो उसके पहले हम कनेक्शन बनाने से पहले भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो वो भी चिंतन स्किल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद निर्णय लेने, देखो निर्णय लेने कैसे समझ लो कि यहाँ पे ये आप हो और यहाँ पे आपकी शादी होने वाली है। अब आप इनके बारे में खूब सोच रहे हो कि भैया इनसे हम शादी करें कि ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये नशा पताई करते हो। इस प्रकार से आप चिंतन करते हो। कहने का मतलब है निर्णय लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले आप जो भी मानसिक प्रक्रिया करते हो वो सब मेरे भाई चिंतन स्किल के अंतर्गत आएगा। नए विचारों को बनाने के लिए उपयोगी, देखो आप कोई भी नए विचार डेवलपमेंट कर रहे हो तो तब भी आप थिंकिंग प्रोसेस करोगे। जैसे अब मैं चिंतन स्किल को पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले नए आपको बातें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, तो मैं भी तो चिंतन स्किल किया हूँगा, थिंकिंग कौशल का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये मेरे भाई थिंकिंग स्किल के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं इसे भी आप समझोगे। अब अगर इतना नहीं समझे हैं तो ये जो हाईलाइट वाला पॉइंट है इसे समझ लीजिए, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप अनुभव को समझने, समस्या को समाधान करने, निर्णय लेने, सवाल पूछने या फिर योजना बनाने या सूचना को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तब आप चिंतन स्किल का प्रयोग करते हैं। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो क्लास को यहीं रोको और इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, वरना बाद में क्लास को जब देखिएगा तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, या फिर आप जब परफेक्ट स्टडी का नोट्स लिए होंगे तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। देखो, जब आप अनुभव को समझने लगते हैं, धीरे धीरे समस्या को
समाधान करने लगते हैं या फिर समस्या समाधान करने का प्रयास करते हैं, निर्णय लेने का जब प्रयास करते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, योजना बनाने जाते हैं या फिर सूचनाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तब आप किस स्किल का प्रयोग करते हो? तो कहोगे सर जी हम थिंकिंग स्किल का प्रयोग करते हैं, चिंतन कौशल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे कि थिंकिंग स्किल क्या होती है। अब देखो थोड़ा सा इसे भी समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चिंतन कौशल के द्वारा किसी समस्या को किस प्रकार हल करने या निर्णय लेने के तरीके के बारे में सोचते हैं, जिसके द्वारा नए अनुभव की स्वीकृति कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम किसी समस्या को समाधान करना चाहते हैं, कोई नए विचार प्रतिपादन करना चाहते हैं, तो हम किस स्किल का प्रयोग करेंगे? चिंतन स्किल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। और द परफेक्ट स्टडी का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आप सबको पता है किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। और जो बच्चे नोट्स ले लिए हैं वो लोग अच्छे से पढ़ो। मैं एक बात यहां पे बता दूं, अगर आप में से जितने भी बच्चे नोट्स लिए उनके लिए यूजफुल बातें बता दूं। देखो ध्यान सुनिएगा, आपके नोट्स में कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे आपके नोट्स में टीचिंग मेथड नहीं है। टीचिंग मेथड इसलिए नहीं क्योंकि सभी पेपर में टीचिंग मेथड पूछता है, तो टीचिंग मेथड का मैं अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी टेलीग्राम पे, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश, चाहे वो पैसे की मेरे भाई पैसे की प्रॉब्लम हो या फिर कोई अन्य कारण हो, वो द परफेक्ट स्टडी का नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, वो खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका भी लॉस ना हो। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो कि टीचिंग मेथड हो गया, उनका कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे दृश्य शब्द सामग्रियां के जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो पाठ्यक्रम के सिद्धांत है उनका भी टेलीग्राम पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको एक चीज करके रखना है, मैं दिल से कह रहा हूं, बस थोड़ा सा बिलीव कर लेना है भैया हिमांशु पर और इस द परफेक्ट स्टडी पर, और थोड़ा सा ये बिलीव कर लेना फर्स्ट सेमेस्टर की तरह कि हाँ अगर जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं कि भले छोटा सा ही प्लेटफॉर्म है पर यहाँ ये अपना 100% झोंक देते हैं हमको समझाने के पीछे। तो मैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, जो आपको नोट्स दिया हूँ आपके एग्जाम को ध्यान में रख के मेंशन किया हूँ, ठीक है, पूरी रात जाग जाग कर, तो कुछ भी उसमें ऐसी चीज नहीं जो आपके एग्जाम में ना पूछी जाए। तो बस आप थोड़ा सा बिलीव करो और टेलीग्राम पे भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, जो भी चीजें मैं देता हूँ वहां पे लेके अच्छे से भी पढ़ लिया करो। चलो अभी टीचिंग मेथड का 1-2 क्लास और बची, उसके बाद टीचिंग मेथड का मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद इसका भी कंप्लीट नोट्स पाने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, 99 रुपये पे करके चारों पेपर के नोट्स ले सकते हो। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जुड़ने के पीछे पर्पज सिर्फ इतना है कि अगर कोई अपडेट वगैरह रहती है तो मैं इस पर दे देता हूँ, क्लास की कोई अपडेट रहती है, कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, या फिर आपसे मेरे भाई पर्सनली कुछ डिस्कस करना रहता है तो मैं वॉइस के माध्यम से यहाँ पे जुड़ जाता हूँ। अब ये जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाई जाए, कोई क्लास अपलोड की जाए। कुछ बातें ऐसी भी होती जब मैं बोल के भी आपको समझा सकता हूं। और द परफेक्ट स्टडी का पर्पज ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना नहीं, बस आपको समझाना ये पर्पज है और मैं यही फॉलो भी करता हूं। आपके मन में अगर कोई डाउट वाउट तो इंस्टा आईडी पे जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूंगा ताकि आपका मेरे भाई सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग चिंतन को समझ लेते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन करा दूं कि आखिर थिंकिंग क्या होती, चिंतन क्या होता है। तो देखो फिर वही डिफिनेशन दूंगा, या फिर डिफिनेशन कह लो या फिर जो आपको जो इच्छा कहे वो कहो। तो चिंतन क्या होता है? तो चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रिया है, जिसके द्वारा किसी समस्या के उत्पन्न होने पर हम मेरे भाई उसके समाधान की खोज करते हैं। और खोज किसके माध्यम से करते हैं? तो भैया वो थिंकिंग के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से करते हैं। और ये सब प्रक्रिया कहलाती क्या है? तो वो सब चिंतन कौशल कहलाता है, थिंकिंग स्किल कहलाती है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग जाने होंगे। अब थोड़ा सा इसके प्रकार को भी मैं समझा दूं, मुझे लगता है आप भूले जाओगे। देखो इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक प्रकार यानी परसेप्चुअल थिंकिंग। ये क्या होती है? ये हम पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान वस्तुओं से इसका संबंध होता है। यानी अगर एक बार मम्मी पापा हमें कोई गिफ्ट दे दिए लाके मार्केट से आते समय, कई बार मान लो मार्केट से आ रहे हमें गिफ्ट देते रहे, उसके बाद हम उस गिफ्ट के बारे में अपना एक दिमाग में एक मेरे भाई इमेज क्रिएट कर लेंगे कि मम्मी पापा जब भी आएंगे वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आएंगे। हम थिंकिंग करने लगेंगे। जैसे ही मम्मी पापा घर के अंदर आते हैं और हम थिंकिंग करना प्रारंभ कर देंगे कि इस बार भी मम्मी हमारे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। ये मेरे भाई हो गया प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अच्छा, अब और ये जो होता है वो निम्न स्तर का होता है और ये पशुओं पक्षियों और बालकों में पाया जाता है। पशुओं में कैसे पाया जाता है? मैं वही बताता कि घर में अगर गाय वो है जो उनको दर्रा भूसी चला रहे हैं, उनको चारा वारा खिला रहे हैं, वो उनके प्रति एक तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब भी उनको देखेंगे और उनको भूख लगी रहेगी तो वो बोलने लगते हैं और वो उनको जानते हैं कि मुझे यही भोजन देने वाले हैं। और ये मेरे भाई उसके बाद प्रत्ययात्मक चिंतन क्या होता है? कंसेप्चुअल चिंतन क्या होता है? तो आप किसी भी एक चीज को पहली बार
देख के अपने दिमाग में अगर एक बच्चा उसके प्रति इमेज क्रिएट कर लेता है और जब उस वस्तु को देखता है उसके बारे में बता देता है कि हाँ ये तो वो वस्तु है, मैंने इसे देखा है, तो ये हो गया प्रत्यतात्मक चिंतन। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। अब अगला चिंतन कल्पनात्मक चिंतन क्या है, ध्यान सुनना। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। ध्यान से सुनना, इस चिंतन में क्या होता है कि हम पूर्व अनुभव पर आधारित कोई नई चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो ये कल्पनात्मक चिंतन हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी चीज के बारे में हम सोचते रहें। जैसे जब मैं कल्पना को पढ़ा था फर्स्ट पेपर में तो बताया था कि भैया हम अपने चारपाई पे सोए पड़े हैं और ऊपर जहाज जा रही है, हम उसको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर हम जहाज में बैठ जाते तो कितना अच्छा रहता, तो ये कल्पनात्मक चिंतन हो गया। इस प्रकार से अगर हम जहाज उड़ाते तो कितना अच्छा रहता, तो ये कल्पनात्मक चिंतन हो गया। अब मैं आपसे जाते जाते दो चीज पूछूंगा कल्पनात्मक चिंतन में, और ये चाइल्ड स्टेज हो गई। आप बताओ कि मेरे भाई कल्पनात्मक चिंतन का बाहुल्य किस स्टेज में सबसे ज्यादा रहता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कल्पनात्मक चिंतन का बाहुल्य सबसे ज्यादा, यहां पे एक ठो शब्द का उपयोग किया हूं भैया, सबसे। अगर सबसे नहीं रहता तो दो ऑप्शन बनते, लेकिन कल्पनात्मक चिंतन का प्रयोग सबसे ज्यादा किस अवस्था में बालक करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा क्लास होने के बाद, तो बताओ किस में करता है। और आपके सीटेट का प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया भी है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताओ। उसके बाद देखो फोर्थ चिंतन कौन सा, तार्किक चिंतन। यानी मेरे भाई इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये उच्च चिंतन है किसी समस्या के समाधान में। अगर आपको मान लो, देखो ये तो बटखरा है और ये बटखरा मान लो इतना नीचे लटका है और ये इतना, अब इसको आपको बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी सेम वजन डाल दोगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो कहने का मतलब इसमें हम थिंकिंग करते हैं, लॉजिक थिंकिंग करते हैं कि मेरे भाई ये उच्च प्रकार की चिंतन है। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। अपना 100% देके समझाने का प्रयास किया हूँ। अब जो क्वेश्चन पूछा हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अभी भी जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपका भी उत्तर सही है, तो चलो अभी मैं इसका कमेंट में अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद उम्मीद करते इसको समझे होंगे। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। अभी पेपर फर्स्ट की भी कुछ क्लासेस बची हुई हैं, ठीक है। कम से कम 10 क्लासेस पेपर फर्स्ट में भी होंगी। उसके बाद पैडागोजी की 3-3 क्लास होंगी हर पैडागोजी की। तो आप निश्चिंत रहो, मैं अपना 100% देके पैडागोजी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। और नोट्स लेने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नोट्स लेके अच्छे से पढ़िए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिए कि भैया द परफेक्ट स्टडी का नोट्स लेके आप पढ़ो। थोड़ा सपोर्टिव नेचर भी बनो। द परफेक्ट स्टडी को अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, करते भी हो और मुझे खुशी भी मिलती है। और जिनके भी रिजल्ट मेरे भाई 60% के एबव बने हैं, सबको मैं दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में अपना टारगेट बनाओ 70% के ऊपर, ठीक है। ये टारगेट बना के चलो। अभी आपका एग्जाम मेरे भाई नज़दीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल भी रखो। जहां भी रहो सेफ और सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। चलिए।